हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो डीएलएड के लिए रीजनिंग चल रही थी, रीजनिंग की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, लेक्चर थर्ड, जिसमें हम दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, सिलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग। सिलोगिज्म के तो ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिलेबस में है तो हमें डिस्कस तो करना ही है। ठीक है, बाकी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सब पहले हम सिलोगिज्म के तो इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम पहले सिलोगिज्म देखेंगे। तो क्या, जैसे हमारा तरीका रहता है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, जिससे हमारा ऑल ओवर हमारा कवरेज हो जाता है टॉपिक का। तो देखते हैं पहले सिलोगिज्म का क्वेश्चन। तो ये है सिलोगिज्म का क्वेश्चन। ठीक है, तो सिलोगिज्म के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, जैसे यहाँ पे दे रखी है दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है और हमें अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो लॉजिक्स लगते हैं उनको अप्लाई नहीं करना होता है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। रीजनिंग में वैसे भी एक क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग जो भी आप करेंगे, हमेशा आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको तर्क लगाने हैं या रीजनिंग लगानी है। तो सिलोजिज्म के जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्टेटमेंट बेस्ड तरीका, दूसरा होता है वेन डायग्राम। तो जो बेस्ट तरीका होता है वेन डायग्राम, अगर इसको आपने समझ लिया तो इससे आप किसी भी तरीके का हम सिलोगिज्म का आंसर कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाला तरीका बहुत लेंदी है और उसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो वेन डायग्राम वाले तरीके में क्या होता है, सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं वेन डायग्राम समझा देता हूँ किस तरीके से होता है। ये एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, ये किसी सिटी को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वेन डायग्राम और कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ये मैंने एक सिटी मान ली, ठीक है, इस सिटी में लोगों की पॉपुलेशन है 1000, 1000 लोग हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, और मेल फीमेल में भी कुछ क्या होंगे, कुछ ओल्ड ओल्ड पर्सन होंगे, बुजुर्ग होंगे। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना मेल इसमें है 400, फीमेल है इसमें 600, और इन मेल फीमेल में से कुछ हमारे पास लेटर सपोज 200% के हैं, ओल्ड है, ओल्ड मेल है, ओल्ड फीमेल है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ये किसका हो गया, ये मेल का हो गया। और एक सर्कल बनाया, ये किसका हो गया, फीमेल का हो गया। ठीक है, मेल और फीमेल के मैंने सर्कल अलग अलग बनाए, इनको मैंने, देखो इसमें क्या होता है, कभी हम सर्कल को क्या करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, कभी एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल इस तरीके से हो जाएगा, और क्या होगा, कभी एक सर्कल दूसरे से अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल के हैं, मेल और फीमेल दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं हो सकते, क्योंकि मेल अलग है, फीमेल अलग है। अब देखो, अब इसमें अगर मैं ओल्ड वाले दिखाना चाहूँ, मेल कितने हैं, 400, 400 यहाँ पे मेल हो गए, फीमेल कितने हैं, 600। इसका ये जो सर्कल बनाना है, इसको बड़ा छोटा आप किसी तरीके से बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब मुझे ओल्ड दिखाने, ओल्ड क्या होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। तो ओल्ड को जब मैं दिखाऊंगा तो क्या करूंगा, ओल्ड का कुछ पार्ट मेल में भी आएगा, कुछ फीमेल में भी आएगा, तभी जाके तो ओल्ड होंगे। यानी कि एक्चुअल में जो ओल्ड बनेगा वो मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ओल्ड इस तरीके से आएगा। तो ये वेन डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। इसी की हेल्प से हम सिलोगिज्म समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर समझते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ ट्री प्लांट है, ट्री को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और प्लांट को पी से। ठीक है, सबसे पहले तो ट्री का डायग्राम बनाते हैं। कुछ ट्री, यानी कि ट्री की बात हो रही है, कुछ ट्री जो है वो किस में आ रहे हैं, प्लांट में आ रहे हैं। तो मैंने क्या करा, प्लांट और ट्री को इंटरलिंक कर दिया, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ट्री में भी है, प्लांट में भी है। ठीक है, ये फिर क्या बोल रहे हैं, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सभी बुसेज प्लांट है। अब बुसेज के बारे में बात हो रही है और प्लांट के बारे में बात हो रही है। सभी बुसेज, यानी कि बुसेज का जो सारा का सारा है वो किसके अंदर आ जाएगा, प्लांट के अंदर आ जाएगा, यानी कि प्लांट का सर्कल बड़ा होगा और बुसेज का छोटा होगा। तो प्लांट का सर्कल बड़ा है, बुसेज का छोटा है। तो क्या बोल रहे हैं, जो ये बुसेज है प्लांट के अंदर आनी चाहिए। अब इसी डायग्राम को मैं, इसमें मुझे
इस वाले डायग्राम के अंदर फिल करना है। तो कैसे फिल करूंगा, यहाँ पे मैं बुसेज बना देता हूँ छोटा सा, ये प्लांट के अंदर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट वेन डायग्राम बन गया। अब इसकी हेल्प से हम इसके जो निष्कर्ष या कंक्लूजन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, पहला, कुछ ट्री बुसेज हैं, कुछ ट्री बुसेज है। ट्री और बुसेज देखो, अब इसमें क्या करना होता है, अब कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट लिंक दिख रहा है, एक से दूसरे का डायरेक्ट लिंक दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन हमारा सही होता है, मतलब वो कंक्लूजन हमारा सही होता है। अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है तो वो गलत होता है। डायरेक्ट लिंक है यानी कि पॉजिटिव बोलता हूँ, अगर लिंक नहीं है तो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव है यानी कि लिंक है तो सही है, लिंक नहीं है तो गलत है, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। तो कुछ ट्री बुसेज है, ट्री और बुसेज, ट्री यहाँ है बुसेज यहाँ है, डायरेक्ट लिंक दिख नहीं रहा ना, हो सकता है कि इस तरीके से हो, ये ट्री हो गया, ये प्लांट हो गया, बुसेज को मैं यहाँ पे बना दूं तो फिर भी तो ये प्लांट के अंदर ही आ रहा है ना, ये प्लांट का सर्कल बड़ा सर्कल है, इसी के अंदर आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा ना, तो अपनी तरफ से हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। ये हो सकता है ऐसा, ये पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो वहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन पॉसिबिलिटी को हमने नहीं माना जब तक बोला नहीं गया है, तो ये नहीं मानेंगे, हमारा डायग्राम ये रहेगा। और डायरेक्ट लिंक कुछ नहीं है, ट्री और ट्री यहाँ हो गया, बुसेज यहाँ है, बुसेज प्लांट के अंदर है लेकिन ट्री से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो कुछ ट्री बुसेज है, ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ प्लांट बुसेज है, सारे के सारे बुसेज के हैं, प्लांट के अंदर है, तो कुछ प्लांट ऑब्वियसली बुसेज होंगे। दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस तरीके से हमने वेन डायग्राम की हेल्प से इसका कॉन्सेप्ट भी सीखा और इसके सॉल्व करने का तरीका भी देखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोई टॉफी कॉफी नहीं है। अब जितने मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आप एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको तरीके में अगर जो मैं बता रहा हूँ उससे दोबारा से सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो इसी का इंग्लिश में भी दे रखे हैं यहाँ पे, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई टॉफी कॉफी नहीं है, ये टॉफी हो गया, ये कॉफी हो गया। टॉफी कॉफी नहीं है बोला, नहीं है बोला तो ऐसे डैश कर दो और बीच में क्रॉस कर दो, कोई टॉफी कॉफी नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई स्वीट टॉफी नहीं है। अब स्वीट और टॉफी के बारे में बात हो रही है, स्वीट टॉफी नहीं है, नहीं है, ठीक हो गया। अब इस स्वीट टॉफी को मैं यहाँ लिंक कर सकता हूँ, इधर बना देता हूँ और यहाँ स्वीट बना देता हूँ, तो एक लाइन में हमारा ये स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया। ये हमारी स्टेटमेंट है, इन्हीं को हमने वेन डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, इसके निष्कर्ष ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं, कोई कॉफी स्वीट नहीं है। कॉफी और स्वीट के बारे में बात हो रही है, कॉफी यहाँ है, स्वीट इधर है, इन दोनों के बीच में लिंक दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। जब तक लिंक नहीं दिखे, डायरेक्ट लिंक, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट लिंक दिखेगा तो ही वो सही हो सकता है, अगर लिंक नहीं दिखे तो सही नहीं होगा, सीधे सीधे आप रॉन्ग कर दो, ठीक है। कोई कॉफी स्वीट नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम एग्जैक्टली, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, सभी स्वीट कॉफी हैं, ये स्वीट के बारे में, स्वीट और कॉफी के बारे में, दोबारा से स्वीट और कॉफी के बारे में बोल रहे हैं, ना हमें ये पता है ना हमें ये पता है। लेकिन ये देखो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक क्या कौन सी कंडीशन बन रही है, पॉसिबिलिटी वाली, या वाली, या तो क्या होगा, कोई कॉफी स्वीट नहीं होगी, या तो क्या हो सकता है, सभी स्वीट कॉफी, ये वाली कंडीशन हो सकती है, सभी स्वीट कॉफी के अंदर आ सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है। अगर या वाली कंडीशन होती तो उस कंडीशन में हम मान सकते थे कि या पॉसिबिलिटी करके, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 की संभावना है, तो तब सही हो सकता था। लेकिन इतना इस तरीके से क्वेश्चन इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं आते, इजी से क्वेश्चन आते सिलोगिज्म के, ठीक है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट जो था तो मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से क्या है, दोनों के हमारे ये निष्कर्ष जो क्या है गलत है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन होगी, ये जहां पॉसिबिलिटी आती है तो वहां हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा क्या है, डायग्राम यही रहेगा फाइनल। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, यानी कि नेदर कंक्लूजन 2 नेदर कंक्लूजन 1 नेदर कंक्लूजन 2, दोनों के दोनों हमारे क्या है, गलत है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट देख लिया और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसलिए मैंने बस कॉन्सेप्ट और ये बताया, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। अगला टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अलग अलग तरीके की कोडिंग, अलग अलग तरीके की डिकोडिंग, ठीक है।
ये पूछी जाती है एग्जाम में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बस एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या करना है आपको, कॉमन चीज को ऑब्जर्व करके ही सीधे के सीधे आंसर कर सकते हैं। एक तो ये आता है जो नॉर्मल कोडिंग होती है इस तरीके की। दूसरा क्या होता है, अगर अल्फाबेटिकल वाली आएगी तो उसमें आपको अल्फाबेट से रिलेशन लिंक करना होता है। इसके दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो एक कॉमन ढूंढ लो, दूसरा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसका लिंक ढूंढो। उससे +1 आगे है, +2 आगे है, +3 आगे है, या उसका रिवर्स अल्फाबेट है, वो भी आगे क्वेश्चन देंगे, उसमें हम समझेंगे। बस इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या दे रखे हैं, एक निश्चित भाषा में, कोई भाषा में, उसमें हमें कोड दे रखा है, ठीक है। हमें नॉर्मल लैंग्वेज से नहीं, इसमें बस जैसा रीजनिंग मैंने बताया था, जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो क्या बोल रहा है, ओ का पेरू ये कोड दे रखे हैं, मेटा लीसा ये कोड है, डोना लीसा पेरू ये कोड है। इनका अर्थ बोल रहे हैं, अ फाइन क्लोथ, क्लियर वाटर, फाइन क्लियर वेदर, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, सब पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो उस भाषा के किस शब्द का अर्थ वेदर है, हमें यानी कि वेदर का मीन ढूंढना है। अब वेदर जहाँ जहाँ कॉमन है उसके अकॉर्डिंग हम निकालना है, या वेदर को छोड़ के बाकी कॉमन निकाल लो तो वेदर मिल जाएगा। अब देखो इसमें वेदर दिख रहा, वेदर कॉमन दिख रहा, पहले कोई स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा वेदर कॉमन नहीं है, तो यानी कि हमें और कॉमन को ढूंढ के वेदर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब वेदर को हटाओ तो वेदर वाला जो बच जाएगा वो वेदर का आंसर हो जाएगा। तो पहला क्या बोल रहा है, अ फाइन क्लोथ, क्लियर वाटर, फाइन क्लियर वेदर। देखो फाइन फाइन मिल रहा पहले में और तीसरे में, पहले और तीसरे में दिख रहा फाइन। अब इसके कोड में देखो, पहले और तीसरे में सीधे कोड देखना है, दूसरा कोड देखना ही नहीं है, पहला और तीसरा कोड देखो सीधे। ओ का पेरू, डोनालिसा पेरू, यानी कि पेरू कॉमन है, यानी कि फाइन का कोड क्या हो गया, फाइन का कोड हो गया पेरू। इसको आप साइड में लिख लो, ठीक है। एग्जाम में आप, आपके पास जो क्वेश्चन सीट मिलेगी उसमें आप देखो हिंदी और इंग्लिश होता है, तो एक इंग्लिश वाले को सॉल्व कर लो या हिंदी वाले को सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए फिर दूसरा देख लो। इस तरीके से कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आप डायग्राम उसी में बना के पेपर में बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइन का पेड़ हो गया, अगर हमें फाइन का पूछा जाता तो फाइन का सीधे सीधे मिल जाता। दूसरा क्या है, अब देखो अब दूसरा क्या है, हमें यहाँ से क्लियर हटाना है, क्लियर को हटाने के लिए दूसरा और तीसरे को देखना है हमें। दूसरे में भी क्लियर दिख रहा है, क्लियर वाटर और क्लियर वेदर, फाइन का तो हमें मिल गया है। तो पेड़ों को हटा दो और दूसरे तीसरे में ऑब्जर्व करो क्या कॉमन है, मेटालीसा, डोनालीसा, यानी कि लीसा कॉमन है, फटाफट मिल गया। लीसा कॉमन है तो लीसा किसका हो गया, क्लियर का हो गया, क्लियर का क्या हो गया, लीसा हो गया। तो बचा क्या, डोना, डोना किसका होगा, डोना वेदर का हो गया, तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो वेदर का क्या हो गया, डोना हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन में डाना करके लिखा है, डोना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, वही कोड भाषा में हमें क्या दे रखे हैं, कुछ मीन दे रखा है, उसका कुछ अर्थ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, मैंगोज का ढूंढना है। अब देखो पहले ढूंढ लो कि वो कॉमन तो नहीं है कहीं, अगर कॉमन होगा तो वो इजीली जल्दी मिल जाएगा। तो देखो मैंगोज है, मैंगोज कहीं और दिख रहा, पहले दूसरे तीसरे स्टेटमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो मैंगोज तो नहीं दिख रहा, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी को हटाना पड़ेगा। अब देखो अगर बाकी को ऑब्जर्व करो तो आप दूसरे स्टेटमेंट को और तीसरे स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो, आर नॉट राइप, आर नॉट राइप, यानी कि दूसरे और तीसरे को ही देखना है, पहले की हमें जरूरत ही नहीं है। आर नॉट राइप को देखो, दूसरे और तीसरे में 3 कॉमन है, दूसरे तीसरे के कोड देखो, पे लाओ मे मिंक, मे पी न्यू मिंक। देखो मे मिल रहा, मे कॉमन है, मिंक कॉमन है, और क्या कॉमन है, पे कॉमन है, पे कॉमन है। बचा क्या, चौथे स्टेटमेंट देखो, मे पे मिंक तीनों कॉमन हो गए, तो बचा क्या, न्यू, NUE। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, मैंगो का क्या हो गया, NUE। इस तरीके से करना है, देखो कितनी जल्दी आंसर निकल गया। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल काम आती है, जितनी जल्दी आप देख पाओ उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक और अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लिंक कर रखा है। देखो एक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से लिंक। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ऑरेंज को बटर, बटर को सोप, सोप को इंक, इंक को हनी, हनी को ऑरेंज कहा जाए तो निम्न में से कौन सा कपड़े धोने के लिए यूज होता है। कपड़े धोने के लिए क्या यूज होता है, सोप यूज होता है, लेकिन सोप को यहाँ कुछ और कहा गया है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, आपको नॉर्मल देखो, आप ऑरेंज को बटर, ऐसे ही कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, कोई सेंस नहीं यूज करना है यहाँ पे। अलग से जो जनरल जो हमारी
थ्योरी होती है उसको नहीं यूज करना है, जो क्वेश्चन का जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। देखो लिंक करना है बस। ऑरेंज को बटर बोला, ठीक है, तो मैं इसको आप या तो डायरेक्ट ऐसे लिंक करते चले जाओ या शॉर्ट फॉर्म में लिख लो ऑरेंज। ऑरेंज को क्या बोला, बटर, ओ बी। फिर बटर को क्या बोला, सोप। सोप की हमें जरूरत थी, लेकिन सोप को क्या बोला है, देखो ऑरेंज को बटर, बटर को सोप, सोप को क्या बोला है, इंक। सोप को क्या बोला है, इंक बोला है। तो कपड़े धोने के लिए क्या यूज किया जाएगा, सोप का नाम तो यहाँ इंक रख दिया उन्होंने, तो कपड़े धोने के लिए क्या यूज की जाएगी, इंक यूज की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंक होगा। अगर यहाँ पे आप सोप कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, ये है, ठीक है। ये लिंक करते हुए कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। यानी कि मीन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि अर्थ चेंज हो रहा है, मीन चेंज होते होते आपको आंसर निकालना है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, अब ये अलग क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें क्या अल्फाबेट का यूज कर रखा है, देखो कस्टम, फटाफट से लिख लो कॉपी में, कस्टम। कस्टम को क्या कर रखा है, UCTSTM, UCTSMO, ठीक है। तो क्या कर रखा है, आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसे पेरेंट को लिखना है फिर, ठीक है। तो क्या कर रखा है, देखो इसको जैसे मैं देखा तो मुझे कुछ ऑब्जर्व हुआ, CUS था तो UC हुआ, फिर T हुआ, यानी कि क्या हो रहा है, पहले दूसरे को इंटरचेंज करा, फिर तीसरे चौथे को इंटरचेंज करा, ऐसे फिर ऐसे ही पांचवें छठे को, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। यानी कि जो हमारा कोड है उसके जो आंसर है, यानी कि जो हमारा वर्ड है उसका जो कोड है उसको क्या कर रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे करके क्रॉस में कर रखा है। तो इसको भी कर दो फटाफट से। पहले पी को क्या जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ए फर्स्ट में आ जाएगा, तो जिसका ए फर्स्ट में है वो हमारा आंसर होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन को भी साथ साथ एक बार नजर मारते चलना है। अब देखो पहले भी मैं ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल गया, हमने देखा ए कहीं और था ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन ए हो गया। आपको और ऑब्जर्व भी नहीं करना है, बस आपको एक बार कोड समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ और लॉजिक भी हो सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, आर आर फिर यहाँ पे आना चाहिए, तो देखो फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, ई और आर इंटरचेंज होना चाहिए, APER, ठीक है, हाँ APER फिर TN, ठीक है, सही है हमारा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो। अब एप्पल, एप्पल को क्या लिखा है, ETTPI। अब देखो इसमें थोड़ा सा और जल्दी आप कैसे कर सकते हो, जो भी है ये है ना एप्पल, इसको यहाँ पे लिख लो APPLE, दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसके साथ लिख लो। अब इसमें ऑब्जर्व करो, AEPTPTLPEI, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, यानी ए को ई कर रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि अल्फाबेटिकल नंबर कौन सा किसका होता है। A to Z आपको याद होना चाहिए, ये इसके लिए एक कंडीशन है। ये याद है तो अच्छी बात है, A का 1 होता है, Z का 26 होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फटाफट से कॉपी में बना लो इस तरीके से, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, इस तरीके से बना लो। कितना टाइम लग रहा है, फटाफट से बन जाता है, ठीक है। और नीचे इसका रिवर्स रिवर्स लिख दो, ताकि आपको रिवर्स वाला और अल्फाबेट दोनों बन जाए फटाफट से। यहाँ पे एन लिखना शुरू करो, यहाँ से एन लिखा, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब यहाँ पे इनके लेटर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फटाफट। कुछ टाइम नहीं लग रहा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 20-30 सेकंड लगेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको 10 सेकंड में भी, आप 10 सेकंड या 5 सेकंड में भी लिखा जाता है, फटाफट से लिख दिया। कोने में इससे 3-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सारे के सारे बन जाने हैं आपको, ठीक है, ऐसे लिख के रख लो, याद है तो और अच्छी बात है। अब देखो ए को ई कर रखे हैं, यानी कि पहले को पांचवे के पास बचा रखा है। पी को क्या कर रखा है, पी को टी कर रखा है, यानी कि पी का कोड क्या है, 16, 16 के बाद सीधे कहाँ चले गए हैं, 20 में, यानी कि सीधे 4 बढ़ जा रहा है आगे, 1 से 5 बढ़ जा रहा है। फिर ऐसे पी से टी कर रखा है, फिर एल से पी कर रखा है, एल से यानी कि एल कितना है, ये देखो 12, 12 से क्या कर रखा है, एल को क्या कर रखा है, पी कर रखा है, 12 4 16, ठीक है, यानी कि 4 4 बढ़ है। तो ऐसे हमें दिल्ली का आंसर निकालना है। तो दिल्ली लिखा, दिल्ली से 4 4 बढ़ा दो, ठीक है। अगर सबके कोड याद है तो फटाफट आप कर सकते हो, 4 5 12 8 9, ठीक है। इनमें से कितना, 4 4 बढ़ा दो, 8 9 16, ठीक है।
अब देखो एक बार देख लो, ऑप्शन देख लो, कहीं इतने में से आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है। डी के बाद क्या आना चाहिए, 4 छोड़ के एच, 8 किसका होता है, एच का होता है, तो एच वाला हमारा स्टार्ट होना चाहिए, तो एच से स्टार्ट है, आंसर आ गया। एक बार क्रॉस चेक के लिए आगे भी देख लो, 5 का 9 होना चाहिए, 9 में क्या होता है, आई होता है, एच आई, एल 12, 4 16, देखो एल तो यहाँ भी दे रखा था, एल का पी तो होना ही था, ऐसे भी पकड़ सकते थे, ठीक है, ये भी इस तरीके से भी देख सकते थे। देखो हमें एक तो यहाँ कॉमन मिल गया था, एल का तो पी होना ही था, जो जहां जहां थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए था, दिल्ली में थर्ड नंबर पे एल है, तो थर्ड नंबर पे पी वाला हमारा आंसर हो सकता था। एक पॉसिबिलिटी ये थी, एक ये थी, यानी कि दूसरे और चौथे में से आंसर आता था। लेकिन अगर आपने ऐसे बना लिया तो फटाफट से ऐसे कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार में सीधे सीधे सारा का सारा आप निकाल लो, कोड निकाल के आंसर कर लो, ठीक है। इस तरीके से जो भी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से शॉर्ट में टेबल बना लो कोने में। हार्डली आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 से 7 सेकंड लगने हैं, ठीक है। इतना टाइम तो 4-5 क्वेश्चनों के लिए अच्छा है। 5-7 सेकंड में आपका ये बनाने के बाद आपके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का एक और टाइप है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक बार ऑब्जर्व कर लो कि बोल क्या रहे हो। एक निश्चित भाषा में GUST को $7 कोडित किया जाता है और SNIP को $59 कोडित किया जाता है। तो SNG को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, सब वर्ड अलग अलग है ना, GUST SNIP। तो इसमें क्या बोला होगा, जो वर्ड ढूंढने होंगे बस हमें, देखो इसमें मैंने ऑब्जर्वेशन क्या लगाई, वर्ड ढूंढने होंगे, ये सारा अलग है। और हैज वैज ऐसे कुछ डायरेक्ट कोड तो होते नहीं है, ये तो अल्फा न्यूमेरिक टाइप का दे रखा, ये कुछ सिंबल दे दिया। तो इसमें ऑब्जर्व करो बस, GUST इसके ऊपर लिख लो, GUST। SNIP है, SNIP इसके ऊपर लिख लो छोटा छोटा, SNIP लिख लिया। अब बोल क्या रहा है, SING का कोड बोल रहा है, एस का क्या है, एस का डॉलर है, एस का डॉलर है, तो पहले में डॉलर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सीधे सीधे आंसर। मैंने ऑप्शन देखा, सीधे ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। क्रॉस चेक करके या आगे को और ऑब्जर्व भी कर सकते हो। आई का क्या है, आई का 9 हो गया, डॉलर के बाद 9 आ गया, फिर एन का 5 हो गया, जी का @ हो गया, बस ऐसे आंसर निकल जाएगा, ठीक। इस तरीके से एक कोडिंग रिकोडिंग का टाइप ये हो गया। हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें देखो B=2, बैग=10, तो बॉक्स का कोड निकालना है। B=2, बैग=10 और बॉक्स का कोड निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू 2 दे रखी है, एक यानी कि हमें एक चीज दे रखी है उसकी 2 दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है उसका 10 दे रखा है। अगर यहाँ पे 6 होता है तो हम सोचते हैं डबल कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोड से कुछ खेला गया है। तो बी का कोड क्या होता है, 2 होता है। ऐसे बैक का अगर ऑब्जर्व करें, बी का होता है 2, ए का होता है 1, जी का होता है 7। अब यहाँ पे देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो हमने बताई थी ना, वो यहाँ पे काम आनी है, ठीक है। वो आपने बना रखी है तो फटाफट से आप कोड लिख लो। अगर इन सब का मैं सम करूँ तो कितना आ जाना है, 10 आ जाना है। तो यही इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स का निकाल लो फटाफट से, अगर आपको याद है अच्छी बात है, वरना जो टेबल से आप टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। तो बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, एक्स का 24 होता है, इन सब का सम कर दो, आंसर निकल जाएगा। क्या हो गया, 17 और 24, 17 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया 37, और 4 जोड़ दो 41। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 41। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं फटाफट से, वन गो में बताते हैं। अब देखो जो आपका अल्फाबेट आप जो आपने ABCD 5-10 सेकंड लगा के या 20 सेकंड लगा के भी बनाया है, तो आपके 3-4 क्वेश्चन उससे बन जाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, यूनिवर्सिटी को ऐसे बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा है और ट्रस्टी का निकालना है। इसमें क्या करना है, या तो आप एक एक करके देख लो इनके, या तो इनके यहाँ पे कोड लिख लो 1-2 करके। देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक बार ऑब्जर्व करो, यू का 1 बोल रहा है, एन का 2 बोल रहा है, आई का 7 बोल रहा है, सब कुछ अलग अलग है, रैंडम है। यू का 1 तो होता नहीं है, एन का 2 तो होता नहीं है, ऐसे उसने इन्हीं को कोड कर दिया है, ठीक है। तो इसको या तो यहाँ पे लिख लो ऐसे 1 2 7 3 9 4 8 करके सबके ऊपर पे लिख लो, आपके पास पेपर तो मिलता ही है, उसके ऊपर लिख लो इस तरीके, या इसमें से ढूंढ लो, ठीक है। ट्रस्टी, सबसे पहले टी का ढूंढ लेता हूँ मैं, टी लास्ट से सेकंड वाला है, यानी कि 5 होना चाहिए, ट्रस्ट 5 हो गया। आर का देखो लास्ट से 1 2 3 4 5, यहाँ पे आर आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक हो गया। 5 के बाद 4 वाला हमारा होगा, यानी कि बी को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। फिर क्या आना है, यू का क्या है, यू का पहला है, यानी कि 1 होना चाहिए, 5 4 1 होना चाहिए, 5 4 1 होना चाहिए, तो ए वाले को भी हटा दिया। अब सी और डी में हमारा आंसर है, यू तक पहुंच गए। फिर एस का ढूंढना है, एस का क्या है, लास्ट से फोर्थ है, 1 2 3 4 8 होना चाहिए, 5 4 1 8, 5 4 1 8 हमारा आंसर होना चाहिए। सी हमारा आंसर हो गया, हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं, बस यहीं से हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। डी में क्या था, 5 4 1 9 था, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा कोडिंग कोडिंग का थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है।
मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए कर रखा है। अब इसमें क्या है, कॉमन ढूंढना है, ये वही कोडिंग आ गई। इसमें क्या है, कॉमन ढूंढना है। जब भी आए बहुत ईजी होता है, बस इसमें कॉमन ढूंढो। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, बस इसमें कॉमन ढूंढ के फटाफट से उसके ऊपर पे लिख लो। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। अब देखो क्या है, पहले में क्या बोल रहा है, वेदर इज सो कूल। और पहले और दूसरे में जो जो कॉमन है पहले उसको ऑब्जर्व कर लो। वेदर इज सो कूल, पहले और दूसरे में क्या है, सो कॉमन है। सो कॉमन है, तो पहले और दूसरे में सो का क्या है, सो का क्या होना चाहिए, इसको साइड में फटाफट से लिख लो। सो का क्या होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन देखो, लापा मा से माने टेरा। ठीक है, क्या कॉमन है, माँ कॉमन दिख रहा है, एम ए कॉमन दिख रहा। तो सो का क्या हो गया, एम ए हो गया। अगर यहाँ पे सो का पूछा जाता तो एम ए हो जाता। अगला क्या है, अब देखो पहले दूसरे में यही कॉमन मिल रहा, अब दूसरे तीसरे में देख लो, सो आर वी गोइंग, सो आर वी गोइंग। देखो गोइंग कॉमन मिल गया, गोइंग मिला, फटाफट से जिस जिसके मिलते जा रहे हैं उसको लिखते जाने का। गोइंग, गोइंग का क्या है, यहाँ पे देखो ने मिल रहा, गोइंग का ने हो गया। फिर क्या बोल रहा है, इज वेदर हॉट। अगले वाले में देखो इज वेदर, वेदर क्या था, पहले में भी था, आपको वैसे ही अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेदर, वेदर पहले में दिखा, पहले और चौथे में देखो, पहले और चौथे में क्या कॉमन दिख रहा है, ला से का ला, देखो ला, वेदर का क्या हो गया, ला हो गया। ठीक है, अब इसमें से किसी का भी पूछ ले आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से माउंटेन्स आर, फिर क्या है, डेजर्ट्स आर हॉट। डेजर्ट्स के बारे में, डेजर्ट्स कहीं है ऊपर, नहीं है, लेकिन हॉट था, ये हॉट हॉट देखो यहाँ पे मिल गया। इन दोनों में हॉट हॉट ऑब्जर्व कर लो। हॉट का क्या है, का। ठीक है, हॉट के लिए क्या हो गया, का हो गया। ठीक है, फिर बचे वाले उनके रिमेनिंग क्या हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है, डेजर्ट्स आर। आर देखो, आर क्या था, दूसरे में था और चौथे में है। दूसरे और चौथे में कॉमन क्या है, आर है। दूसरे और चौथे में देखो क्या मिल रहा है, रा कॉमन मिल रहा है। तो किसका मिल गया, आर का क्या हो गया, रा हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, माउंटेन्स आर कूल। ये आर का तो हमें रा मिल ही गया है। ठीक है, अब कूल का ढूंढ लो तो माउंटेन्स का अपने आप मिल जाएगा। कूल देखो, कूल कहाँ मिल रहा है, तीसरे में और छठे में। ठीक है, कूल, कूल का क्या है, कूल कौन 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 से कॉमन है, पा रा हा, पा कॉमन है। तो कूल का क्या हो गया, पा हो गया। एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। बस एक बार करना है, अगर ये आप फटाफट से कर लेते हैं तो आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, कूल के लिए पा हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया। माउंटेन के लिए देखो हा, बचा क्या है, पा तो हो गया कूल का, रा हो गया आर का, तो बचा क्या, हा, एच ए। तो माउंटेन के लिए हा हो गया, पहले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। तीसरा देखो, सो डेजर्ट, सो के लिए क्या, एम ए। ऐसे ऑप्शन भी दिए होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, माँ मिल गया सो का, डेजर्ट का, डेजर्ट का क्या है, डेजर्ट का देखो चौथे में क्या है, का और राम का हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया था, बचा क्या, टे। तो माँ टे। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म हमने देख लिया। इस तरीके से हम ये सारे हमने रीजनिंग का आज ये लेक्चर देखे। ये लेक्चर आपके यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में जो रीजनिंग आती है उसके लिए भी हेल्पफुल है, आप उसके लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने स्पेसिफिकली डीएलएड की रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और एग्जाम में नहीं आएंगी, और एग्जाम में भी आपकी रीजनिंग हेल्प होने वाली है। इसी तरीके से आप प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिए और मैथ्स के लेक्चर भी साथ साथ देखते चलिए, तो आपके मैथ्स रीजनिंग का क्लियर हो जाएगा। और साथ में मैंने जो जीएस के लिए करा रखी है, यूके ट्रिपल एस सी की जो जीएस करा रखी है और जो यूके पीएससी के लिए जीएस करा रखी है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन उन लेक्चरों को आप जीएस के लिए हेल्पफुल होंगे वो आपके। ठीक है, एक तो जनरल जीएस करा रखी है, एक उत्तराखंड स्पेसिफिक है। ठीक है, तो उसको भी आप साथ साथ ऑब्जर्व करते चलिए, तो आपकी जीएस की भी तैयारी होते चलेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।